जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक रुझान पर जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो जिंदगियों में शामिल होता चला जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। खास तौर से जो नौजवान नस्ल है उसको तो बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो अपने साथ क्या करने जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ पान गुटखा छालिया और उससे भी बढ़कर जो सिगरेट है उसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल। और सिगरेट के खाली इस्तेमाल की बात नहीं, अभी सिगरेट जो है बहुत से मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि टाइप्स में आ गई है। वेप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है और उससे ज़्यादा कहने की बात ये, खासतौर जब हम कराची का जिक्र करते हैं ना, तो यहाँ पे पान गुटखा छालिया तो वाकई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब हम लोग सिगरेट छोड़ने के नाम पे जो वेप ले रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। हम तो पहले से सुनते चले आते थे कि अगर कोई सिगरेट आपके साथ बैठ के पी रहा है तो जो पैसिव स्मोकिंग है ना वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे ही बढ़कर जब अगर वेप कोई आपके सामने ले रहा है और उससे जो आपके पास स्मोक आ रहा है तो क्या वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है? इस सब को जानेंगे, इन्हीं सवालात के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेड एंड नेक ENT सर्जन डॉक्टर काजी फराज। शायद मैंने सही बोला या नहीं, लेकिन ये खुद ही बताएंगे। कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको और बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए हैं। और हमारे साथ हैं इधर बैठे हुए हैं फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर मीर मुसब अलवी। कैसे हैं आप मुसब? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के। जब मैं ये बात करने जा रही थी ना कि इस वक्त हम जो टॉपिक लेके आए तो इसमें यंगस्टर्स की ज़्यादा बात हो रही है, यूथ की, और आप अभी यूथ ही हैं दोनों। तो चलें यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि भाई मुझे ये बताइए कि आप ENT हेड एंड नेक सर्जन हैं, तो मुझे बताएं फराज कि ये जो पान गुटखा छालिया है ये आज से नहीं, हम तो एक सालों से देखते चले आए। ज़्यादा ट्रेंड जो है यहाँ पे कराची साइड पर है। क्या वाकई ये मुंह का कैंसर अब आम होता चला जा रहा है या इसका सबब यही चीज़ें बनती हैं? जी जी, इसको इस तरह से समझे। देखिए, पहले अगर हम पहले की जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, पहले उसके अंदर जो एक केमिकल हमारे पास यूज़ हुआ करता था वो इतना नहीं था। जो आमतौर पे आप देखा जाए, छालिया एक तरीके से आपकी जो बोला जाए कि एक जड़ी बूटी सॉर्ट ऑफ हमारे पास थी, जो कि आप देखें अपना बचपन अगर हम भी याद करते हैं तो एक पानदान के अंदर जैसे दादी अम्मा होती थी वो खुद करती थी। बट जो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल फ्लेवर, वो स्वीटनेस और सारी चीज़ें, वो प्रिजर्वेटिव, वो जो बनने के तरीके उसमें होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एलिमेंट एक उस केमिकल लेते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक, मतलब वो होते हैं जो कि हमारे पास कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब उसके अंदर जैसे जैसे हमारे पास सब चीज़ें चेंज होने लगती हैं, उसके अंदर निकोटीन है, दूसरे एलिमेंट हमारे पास ज़्यादा आने लगते हैं, तो उसका इस्तेमाल जितना बढ़ता चला जा रहा है यूथ के अंदर ख़ास तौर पे, और उसकी अवेलेबिलिटी जितनी आम होती जा रही है, उसके इस्तेमाल की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाकी दूसरे सूबे के अंदर। ये जैसे आप कह रही हैं वो एकदम मैं उसके साथ जो है इत्तेफाक करूँगा, ये ज़्यादा यहाँ के ऊपर है क्योंकि यहाँ के ऊपर यूसेज इसका ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर देखिए, अमूमन देखें ये जो पान गुटखा सिगरेट छालिया जो भी यूज़र्स होते हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा देखें कैंसर को इस तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पहली चीज़ तो ये समझा जाए कि ये लाइलाज नहीं है ओरल कैंसर। इसकी जितनी जल्दी तशख़ीस हो सकेगी उतना ज़्यादा इसका क्योर अच्छा रहेगा, ठीक है। बाद में ये कि वो बहुत देर में हो। और एज अ सर्जन जब हम क्लिनिक कर रहे होते हैं, मुझे अफसोस इस चीज़ के ऊपर आता है कि हमारे पास ये जो पेशेंट्स आते हैं वो एकदम आखिरी स्टेजेस के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं। हालांकि इसकी तशख़ीस और इसकी अलामात बहुत पहले आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन लोग बहुत नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इसके लिए मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ, जो भी ऐसे यूज़र्स होते हैं जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि कोई भी ऐसा जो है छाला, ज़ख़म या कोई भी ऐसा निशान हो, हाँ, मुँह में हो, जिसको 2 हफ्ते हो जाएं और वो ना भरे, तो आप फ़ौरन ही किसी अच्छे ENT सर्जन को दिखाएं ताकि उसकी तशख़ीस हो सके, क्योंकि उसमें आप चेंजेस होने लगते हैं। इसको ये समझे कि जितने लंबे अरसे तक आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा ये ख़तरनाक बनने लगती है। और एटलीस्ट जो पान गुटखा छालिया आप खा रहे हैं उस वक्त उसको स्टॉप कर दें। सही बात है उस टाइम के ऊपर, लेकिन वो असल में एक इंसान अपने उसमें होता है, डिनाइल फेज में होता है, वो नहीं एक चीज़ सुनना चाह रहा होता, वो फिर वो दूसरे डॉक्टर्स को विजिट करता है, वो काफ़ी देर तक किसी उसमें रहता है। जब वो एक ख़तरे की अलामात और बढ़ने लगती हैं, वो एकदम स्टेज बढ़ जाती है, फिर वो हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं। ठीक है डॉक्टर फराज, आपसे अभी मैं जानूंगी कि किस एज के लोग ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ इधर मीर मुसब हैं, डॉक्टर मीर मुसब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि ये बताइए डॉक्टर साहब, सिगरेट और तंबाकू नोशी, जहाँ हम ये बातें कर रहे हैं पान गुटखा छालिया और तंबाकू नोशी, ये सब चीज़ें जो हैं फेफड़ों को किस हद तक मुतासिर करती हैं और कितना नुकसान पहुँचाती हैं? अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि स्मोकिंग रिलेटेड जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है उसमें यह है कि
लंग कैंसर 80 to 90% स्मोकर्स में पाया जाता है एंड स्मोकर पेशेंट 40 to 60% चांस है लंग कैंसर से मुतासर होने पे। ना सिर्फ लंग कैंसर पर फेफड़ों से मुतल्लिक और भी मुख्तलिफ बीमारियाँ जिससे रिलेटेड नमूनिया, टीबी और उसके साथ साथ फेफड़ों का बिल्कुल सिकुड़ जाना, इसको COPD कहते हैं, स्मोकिंग से रिलेटेड, ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जब आप स्मोकिंग करते हैं। इसमें 1 या 2 सिगरेट की बात नहीं होती। जो हमारे पास यूजुअली पेशेंट्स कहते हैं मैं तो 1 पीता हूँ, मैं तो 2 पीता हूँ। यूजुअली मेरा थॉट होता है कि जहर जहर है, आप 1 पिएँ या 10 पिएँ, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो आपके जो कार्सिनोजेंस हैं जो उसमें रिलेटेड होते हैं वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। इवन हमने ऐसे भी देखा है कि कुछ अमराज हमारे पास आए हैं इन बीमारियों के साथ, जब प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं हमने तो स्मोकिंग 30 साल पहले छोड़ दी, तो वो कुछ का इससे ये अंदाज़ा होता है कि 30 साल तक उस सिगरेट के धुएं के कार्सिनोजेंस आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि 30 साल बाद भी पेशेंट्स को लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है जो कि स्मोकिंग रिलेटेड होता है। और ज़ाहिर वो चाहे वो अर्ली एज में लिया हुआ, आप 30 साल तो जाहिर बात है अर्ली एज ही होगी उनकी। एग्जैक्टली। एंड अभी हमने जो आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक बताया जो वेपिंग का आपने जिक्र किया, उस पर अगर बात की जाए तो यस, अब हमारे एक रिसेंट डेटा ने शो किया है कि ओवर 20% हमारे अडल्ट एज 15 प्लस जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं वेपिंग में। एंड ये एक सॉर्ट ऑफ न्यू उनके लिए मॉडलिटी हो गई कि माचिस नहीं जलाना, बट स्टिल इट इज़ डेंजरस। सही। अभी आप इसके सिम्टम्स क्या बताएंगे हमें? ये क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको पता चले कि आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, आपको फ़ौरन ये साइन आ गया तो जैसे इन्होंने भी बताया डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुंह में छाला अगर एक हफ्ते या 2 हफ्ते है तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअल ऐसे होते हैं कि अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे, चलने पे सांस का फूलना ज़्यादा होता रहे, अक्सर हमारे अमराज जो है ना इसको उम्र से रिलेटेड बोलते हैं कि मेरी उम्र हो गई इसलिए मुझे सांस हो रहा है, जो कि एज सच इतना नहीं होता। जब आपको ये फील हो कि आपकी एनर्जी लेवल या आपका सांस नॉर्मल से ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो गया है, या खांसी आना स्टार्ट हो जाए, या खांसी में खून आना कभी स्टार्ट हो जाए और वज़न का गिरना शुरू हो, तो ये 3-4 अलामात ऐसे होते हैं जिसमें आपको अर्ली डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी आपसे और भी बात करते हैं। अभी डॉक्टर फराज इस तरफ आते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही थी कि किस एज के ज़्यादा आपके पास पेशेंट आते हैं, और दूसरी ये कि और कौन से सिम्टम्स होते हैं फिर मुँह में छाले के अलावा? अच्छा देखिए, हाँ, जैसे आपने बात की कि कौन से एज के हमारे पास ज़्यादा रहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर मुसैब ने भी बात की कि अभी जैसे वेपिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। और मेन एक थोड़ा सा एक मैं बोलूँगा कि एक गलत हमारे पास तसव्वुर पैदा है एक नई जनरेशन के अंदर है उनके ख़्याल में कि वेपिंग जो है ना हमारे पास सेफ़ होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग के, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक ट्रैक है, जैसे बात की वो शुरू मुंह से होता है, आपकी सांस की नाली होती है और फेफड़े होते हैं, तो जहाँ जहाँ से ये होता हुआ गुजर रहा होता है इन सब चीज़ों को वो मुतासिर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये नई जनरेशन जो कि हमारे पास 20s एंड 30s में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगते हैं। एंड वेप मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि सेफ़ है, लेस हार्मफुल डजेंट मीन कि वो सेफ़ है, मतलब कम खतरनाक कई होता ये मतलब नहीं है कि भाई वो सेफ़ है। इसको इस तरह से समझे कि एक रास्ते पे चल रहे हैं, आपको पता है कि ओके ठीक है उसके रास्ते के एकदम कोने पे खाई है, अब एक है जो कि गाड़ी में सफ़र कर रहा है, एक साइकिल में सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो इसको इसी तरह से समझ लें, एक जल्दी पहुंच जाएगा, एक देर में पहुंचेगा, हाँ बस, तो इसी तरह से वहीं पर। हाँ, तो ये एक कहानी है। तो असल में ये वाली अब जनरेशन बहुत ज़्यादा आने लगी है हमारे पास 20s एंड 30s में, देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इतनी यंग एज के अंदर वो हमारे पास आ रहे होते हैं वेपिंग। और दूसरी चीज़ यही होती है, और देखिए हमेशा इसको समझना ये ज़रूरी है, लोगों को ये लगता है कि शायद मुँह में कोई ऐसा दर्द उठेगा या कोई ऐसी चीज़ होगी तो शायद वो कैंसर पे आएगी। हर खतरनाक चीज़ दर्द के साथ नहीं होती तो कौन सी अलामात लेके आते हैं? हाँ, अब मेन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास होती है जो कि बहुत कॉमन होती है, छाले सबसे पहली अलामत आना शुरू होती है। छाले जो कि हमारे पास, जैसे मैं बोला, 2 हफ्ते हो जाएं, कोई भी छाला हो, कोई भी ऐसा ज़ख़म हो मुंह में जो कि हमारे पास नहीं भरे, फ़ौरन आपने आना है। दूसरी चीज़, कभी मुंह के अंदर सफ़ेद या लाल धब्बे से दिखने लगे, मुंह खुलने में दुश्वारी आपको होने लगे, निगलने के अंदर कोई दुश्वारी होने लगे, और इवन जैसे स्मोकिंग के अंदर हमारे पास होता है कि आपकी आवाज़ में कोई तब्दीली आने लगे, क्योंकि वो जब होता हुआ हमारे पास गुजरता है, हमारे पास आवाज़ के पर्दे जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं वो पाए जाते हैं, वो अगर हमारे पास मुतासिर होने लगते हैं तो 2 हफ्ते तक, उसमें भी 2 हफ्ते का एक तरीके से आप समझ लें, आप रूल दे लें कि 2 वीक्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि परसिस्टेंट है, कंटिन्यूस, मुस्तकिल है, तो मतलब कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर इशू क्रिएट कर रही है, उसकी तशख़ीस बेहतर है। तो ये मोस्ट हमारे पास कॉमन
बहुत आम हमारे पास अलामात होती हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना ठीक है चाहिए। डॉक्टर फराज, आप भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा आप भी हमारे साथ हैं, और अभी आपसे भी मैंने पूछना है कि भाई किस तरीके से हम इस पे कवर पा सकते हैं या कौन सी स्टेप लेके जो है इससे बचा जा सकता है, खासतौर से लंग कैंसर से। तो आपने ये बताया ना कि आफ्टर 30 ईयर्स तक हो जाए, तो मुझे अलार्मिंग लग रहा है बहुत कुछ, इतने लोगों का ख्याल आ रहा है आसपास जो इस वक्त स्मोकिंग करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हमारे साथ है डॉक्टर काजी फराज, ENT हेड एंड नेक सर्जन, और इस तरफ बैठे हुए डॉक्टर मीर मसब अलवी, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पटेल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सिगरेट पीते हैं या पान और गुटखा छालियाँ खाते हैं तो वो कितनी ख़तरनाक है। इधर जो डॉक्टर हैं हमारे साथ मीर मसब, वो हमें बताएंगे। मुझे अक्सर होता है कि लोग कहते हैं हम स्मोकिंग जो है वो छोड़ने लगे हैं, और यकीनन आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि हमने स्मोकिंग जो है डॉक्टर साहब से क्विट करना है, मगर उसके लिए वो क्या करते हैं, कहते हैं पहले अगर हम 4 दिन में सिगरेट लेते थे तो अब हम 2 कर देते हैं, या 3 पहले करते हैं फिर 2, आज ग्रेजुअली हम उसे कम करते करते 1 पे ले आए। तो क्या एकदम से छोड़ने में कोई मसले मसाइल होते हैं, या ये हमारे जहन की है कि बस हम छोड़ना ही नहीं चाह रहे होते जल्दी? इसमें देखें, 2 चीज़ों का बहुत अच्छा रोल होता है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल, दवाइयों के ज़रिए नॉन दवाइयाँ। अगर नॉन दवाइयों की बात की जाए तो आई पर्सनली हमारा ये होता है कि आपको एक क्विट डेट रखनी है, देयर शुड बी वन स्टॉप डेट। कम करते हुए भी कभी भी बंद नहीं हो सकती हमारे एक्सपीरियंस में। जो आप अगर 3 पिएंगे फिर 2 फिर ये 1 माह 2 माह, यानी दिल के बहलानों के गालिब ये ख्याल अच्छा, ये वाली बात है ये। हाँ? तो सबसे पहले तो ये होता है कि मैं अपने पेशेंट्स को यूली कहता हूँ कि आपने एक डेट डिसाइड करनी है कि इस डेट के बाद मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, एंड वो डेट बहुत अर्ली ऑन आपने डिसाइड करनी चाहिए कि इसके बाद मेरा नहीं है। हाँ, पहला हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल गुजरता है, मुश्किल इस सेंस में थोड़ी सी नींद का डिस्टर्ब होना, थोड़ी सी जो है ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है ना, थोड़े मूड का डिस्टर्बेंसेस आना, बट वो सिर्फ 1 हफ्ते तक की कहानी होती है और उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि अब हमारे पास जैसे निकोटीन के गम्स या च्यूएबल फॉर्म्स आते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपकी क्रेविंग्स खत्म हो। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि 1 हफ्ते के बाद आपको ये फील भी नहीं होगा कि आपने कभी स्मोकिंग की थी। तो ये कहना कि फ़ौरन से बंद करने से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी देर आप वो पिएंगे, वो 1 हो या 3 हो, उतने देर उसके स्मोकिंग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको आते रहेंगे। और ये वही आपकी बात के दिल बहलाने वाली बात है, और कभी भी वो कोई डेट पे नहीं आ डॉक्टर पाएंगे। मसब, अभी आपसे और भी पूछना है, मुझे ये पूछना है कि इसका इलाज कितना जल्दी मुमकिन है कि हो सकता है या क्या, सब आपसे पूछते हैं। लेकिन ज़रा यहाँ पे डॉक्टर फराज हमारे साथ हैं, इनसे मैं पूछती हूँ। डॉक्टर फराज, अभी मेरे जहन में बात आ रही थी लेकिन एकदम से चली गई है, लेकिन फिर भी पूछती हूँ मैं आपसे। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह इन्होंने बात की, हम वेब की भी बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि उसका नेउल बदल जो एक पाउचेज़ हैं जो मुँह में लोग रखते हैं, या फिर च्यूएबल गम्स आती हैं, क्या इससे ये नुकसानदेह नहीं होते वो जो पाउचेस आजकल बहुत चल रहे हैं जो हमारे यूथ के रेगुलर इस्तेमाल में हैं? अच्छा देखें, इसको मैं आम अल्फाज में इस तरह से समझा दूंगा। देखें कि मुंह जो बना है वो हमारे लिए खाने पीने के लिए बना है, तो इसमें अगर खाने पीने की चीज़ें जाएंगी तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके अलावा कोई भी चीज़ आप मुंह के अंदर डालेंगे वो नुकसानदेह ही होगी, ठीक है। उसमें जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें सारी, हाँ, आपका विड्रॉल के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है। अब देखिए, जैसे सिगरेट की बात की या वेपिंग की बात की, जिसके अंदर अभी मैंने कहा भी कि वेपिंग थोड़ा सा बोला जाए लेस हार्मफुल होता है, नॉट मगर वही है, रिजल्ट हाँ, दोनों का यही है। अब मेन वही है, क्यों? क्योंकि अब देखें, स्मोक जो हमारे पास, जैसे हमारे पास आ रहा होता है सिगरेट के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ में, उसमें अदर देन वो जो निकोटीन है और दूसरे केमिकल भी ऐड अप हुए हुए होते हैं उसका एक वो टेस्ट देने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। ये पाउचेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका निकोटीन एलिमेंट है वो कंटेन करते हैं, ठीक है। वो जो टेस्ट और दूसरी जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है वो ऐसा ऐसा कम होते चले जाते हैं। बट इट डजेंट मीन, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो पाउचेस सेफ हैं आपके लिए। हाँ, विड्रॉल के लिए सही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाता है। डॉक्टर गाजी, हम अब जरा इलाज की तरफ आ जाते हैं। इसका इलाज कितना मुश्किल है, या कितना देर पा है, या कितना आसान, यानी इलाज किस तरह मुमकिन है? अच्छा देखिए, हाँ, ये इसके ऊपर मैं बात कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जैसे मैंने पहले भी एकदम शुरू में कही कि ओरल कैंसर जो होते हैं लाइलाज नहीं है, इलाज है इनका। जितना जल्दी आप इसको तशखीस कर लें, डायग्नोज हो जाए, उतना इसका इलाज जो होता है वो पूरा मुकम्मल हो भी जाता है, और आपका प्रोग्नोसिस, बोला जाए कि सर्वाइवल रेट भी हमारे पास अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसको जितना जल्दी अर्ली स्टेज में पिकअप कर लेंगे, उसके अंदर आपका हमेशा देखें कि इसको जब तक हम उस चीज़ को बॉडी से निकालेंगे नहीं, मतलब उसके सर्जिकली एक्सरसाइज नहीं करेंगे,
तब तक वो चीज़ आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ असर करती रहेगी। तो इसका इलाज शुरू ही सर्जरी से होता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेज। अगर स्टेज हाई स्टेज पे होता है तो हमें कभी कभी उसमें रेडिएशन मतलब शुआएं या हमें बोला जाए तो मेडिसिन कीमो जो होती है वो देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इलाज मुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, मतलब जितने अरसे आपने इस्तेमाल किया रहता है उसके इफेक्ट भी उतने ज़्यादा ख़तरनाक होते चले जाते हैं। उसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस भी होता है हमारे पास, लेकिन स्टेज हाई में। तो जितना जल्दी डायग्नोज कर लेंगे उतना जल्दी इसका इलाज अच्छा होगा और आपका जो है ना सर्वाइवल रेट भी अच्छा होगा। डॉक्टर फराज, क्या सर्जरी के बाद क्या ये बात श्योरिटी होती है कि अक्सर कहते हैं कि सर्जरी भी करवा लेंगे फिर भी दोबारा से वो कोई ना कोई सिम्टम्स आ जाते हैं, क्या ये बिल्कुल क्योरेबल है फिर? अच्छा, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे अभी मैंने की बात, अच्छा सर्जरी आपने करवा ली, वो चीज़ वहाँ से निकल चुकी होती है, लेकिन एक चीज़ जो आपके मुंह में है, आपने इसमें स्मोकिंग की है, तंबाकू गुटखा कुछ भी लिया है, तो आपने सिर्फ एक हिस्से पे नहीं लिया, वो पूरे मुंह के अंदर है। सही। तो उसके असरात सिर्फ एक एरिया में नहीं है, वो जगह जगह है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आना शुरू करते हैं उसकी अलामत वहाँ नहीं होती जहाँ से हम निकाल चुके हैं, वो दूसरी जगहों पे हमारे पास आने लगते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि जितना हमारे पास लेट स्टेज होता है उसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अंदर वो इतने एब्जॉर्ब कर लिए होते हैं मुँह में वो एलिमेंट के, उसके असरात रहते हैं आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। हाँ, अगर जैसे दूसरी वजूहात होती हैं, जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जेनेटिकली है, कोई वायरल कॉज है, तो उसके अंदर तो हमारे पास रिकरेंस रेट ना होने के बराबर। डॉक्टर मोहम्मद साहब, यहाँ पे आपसे बात कर रहे थे, जो फेफड़ों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसका बताइए, इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है और आम आदमी को जो है क्या एहतियात रखनी चाहिए ताकि फेफड़ों की बीमारी हो ना? सही है। तो देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि अगर आप लंग कैंसर की बात की जाए तो लंग कैंसर का स्टेज क्या है। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि अगर स्टेज 4 डायग्नोस होता है तो अब ये लाइलाज है, तो अब ऐसा नहीं है। अब दवाइयाँ ओरल के फॉर्म में भी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं जो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसका भी सेम तरीका इलाज है? बिल्कुल, ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में, जैसे आप नॉर्मली कोई भी पेनाडोल की टैबलेट खाते हैं वैसे ही ओरल कीमोथेरेपी होती है। तो अब स्टेज 4 भी जो है ना इनक्योरेबल नहीं रहा है, बट क्योरेबल है। बट उससे पहले जैसे आपने बात की कि आई बिलीव इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन से सबसे पहले उसमें ये बात की जाती है स्क्रीनिंग पर्पस, कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं लंग कैंसर के। तो वो सब लोग जिनकी उम्र 45 साल से अबव हो और जिन्होंने एटलीस्ट 30 पैकेट, मतलब पैक ईयर्स के हिसाब बात की जाए तो अगर एक दिन में 2 पैकेट से ज़्यादा पिए हों तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, तो उनका ये कहते हैं, उसको कहते हैं लो डोज सीटी। तो हर साल उनको एक लो रेडिएशन सीटी स्कैन अपना करवाना चाहिए स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, कि अगर लंग कैंसर उसमें कोई ऐसे निशानात हैं तो वो अर्ली ऑन डिटेक्ट हो सकें। सही। दूसरी बात अगर की जाए, अगर लंग कैंसर से हट के स्मोकिंग रिलेटेड जो COPD कहते हैं वो भी कंट्रोलेबल डिजीजेज हैं। ठीक है, उसको ये है कि आप उसको रिवर्स मुकम्मल तौर पे तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप इस पे काम कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए और लाइफ की क्वालिटी पे, जिसमें ऑफ कोर्स फिजिकल रिहैबिलिटेशन है, वैक्सीनेशंस का सबसे बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा रोल है, पर उन सबसे टॉप पे दुनिया में कहते हैं स्मोकिंग सेडेशन। पहला काम आपने स्मोकिंग छोड़ना है। आप स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, फिर वैक्सीन लगवा, स्मोकिंग कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना। जब स्मोकिंग कर रहे होते हैं ना, वो जो पैक लेते हैं उसी पे लिखा होता है ना, आपको कह रहे होते हैं कि खबरदार, तो आप खबरदार हो, अपनी जान से ना खेलें। और इसमें आपने एक वो बात है कि अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वेपिंग से तो अभी तक कोई डेटा नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि 1870 में पहला सिगरेट आया था और 1950 में पता चला कि स्मोकिंग से रिलेटेड कैंसर होता है। तो ये जो वेपिंग का लोग अब कह रहे हैं कि अभी तक तो ये डेटा नहीं है, तो आगे वाले 15-20 साल में आपको जरूर डेटा मिलेगा कि उसका क्या डिजीजेस हैं। तो अपना ख्याल खुद रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद साहब आपका भी, और डॉक्टर गाजी फराज आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए। और यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा।